नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जिस कंपनी के बिज़नेस मॉडल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है EPL और इस कंपनी का पुराना नाम एसएल प्रोपैक लिमिटेड था। और इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल के अध्ययन का अनुरोध हमें श्री हंसराज ने भेजा है। तो पहले जानते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री। तो देखिए, ओरिजिनली ये कंपनी जो है वो एसएल ग्रुप ने स्थापित की 1982 में और उस समय इसका नाम था एसएल पैकेजिंग। एसएल ग्रुप वो ग्रुप है जो सुभाष चंद्रा साहब का है, जी बिज़नेस या जी नेटवर्क वाले सुभाष चंद्रा का ये ग्रुप है। और इसके बाद इन्होंने लगभग सन 2000 के आसपास एक स्विस कंपनी जो भी पैकेजिंग के कारोबार में थी, प्रोपैक AG, उस कंपनी का अधिग्रहण किया और उसके बाद इस कंपनी का नाम एसएल प्रोपैक हो गया। अब हुआ क्या कि इन्होंने उसके बाद ज़बरदस्त विस्तार किया, पूरे विश्व में अपनी फैक्ट्रीज डाली और कर्ज़ा जो है इन्होंने काफ़ी लिया इस दौरान। और इस कर्ज़े के कारण ये कर्ज़े के बोझ के इतने तले इतने ज़्यादा दब गए कि ये इनका बिज़नेस सस्टेनेबल नहीं रहा। और इसके बाद अगस्त 2019 में एक बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है, आपने नाम सभी ने सुना होगा, ब्लैकस्टोन, उन्होंने इसमें 75% हिस्सा खरीदा, 51% प्रमोटर से खरीदा और बाकी जो 24% है वो पब्लिक से खरीदा। और उस समय जिस रेट में खरीदा वो था 134 रुपये, 134 रुपीज़ पे इन्होंने खरीदा। तो देखिए, प्राइवेट इक्विटी को जब कोई किसी कंपनी को खरीदती है तो उसका एक अलग महत्व होता है। वो महत्व ये है कि प्राइवेट इक्विटी का काम जो होता है ना, वो उस कंपनी को जो डेट रिडन है या जिसके पास कर्जा ज़्यादा है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, वहाँ पर ये क्या अपने लोग अपने मैनेजमेंट लाते हैं, उस कंपनी को सजाते संवारते हैं, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं और 5 से 6 साल में वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना निकाल के बाहर चले जाते हैं। उनका कंपनी रन करने का कोई इरादा नहीं होता। देखिए, हर तरह के बिजनेस मॉडल हैं। बिजनेस मॉडल मतलब हर तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर होता है जिसको कंपनी के चलाने में इंटरेस्ट होता है, एक खाली शेयर होल्डर होता है जिसको सिर्फ शेयर से मतलब है, उसका कहीं भी मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस करने का कोई इरादा नहीं होता, और तीसरी ये प्राइवेट इक्विटी होते हैं जो मैनेजमेंट को अपनी तरीके से इम्प्रूव कर देते हैं उस कंपनी के, और उसके बाद जो उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो वो उसको बेच देते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया कि सितंबर 2020 में लगभग 13 महीने बाद 23% स्टेक जो है वो 256 रुपये 50 पैसे में इन्होंने यानी ब्लैकस्टोन ने भी बेच दिया। 13 महीने में ये करीब इनका पैसा जो 23% इन्होंने बेचा वो करीब ये डबल हो गया। तो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने निकाल लिया इसमें से। अब उसके बाद का जो स्टेक है इनका जो 52% बचा, तो अभी भी लगभग 51.5% का स्टेक ब्लैकस्टोन के पास है। अब जानते हैं कि ये करती क्या है। तो देखिए, ये स्पेशलिटी पैकेजिंग कंपनी है। अब पहले ये समझ लेते हैं स्पेशलिटी पैकेजिंग कंपनी क्या होती है। तो स्पेशलिटी जहाँ पर भी लग जाता है, चाहे वो केमिकल में लग जाए या पैकेजिंग में लग जाए, उसका मतलब ये है कि कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन है। कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन का मतलब ये, भाई आप बताओ आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और हर तरह की चीज़ की पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे आप अगर ये जो रिफाइंड ऑयल अपन लाते हैं तो उसकी पैकेजिंग की एक रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें से जो तेल है ना वो निकलना नहीं चाहिए बाहर, ठीक है, और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्ड अगर होगा तो फटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मतलब वो जो मटेरियल हार्ड होगा, और इतना स्ट्रेचेबल होना चाहिए कि थोड़ा कहीं वो अगर दबे ना वो पैकेज, तो वो ज़्यादा स्ट्रेच होने के कारण लीकेज नहीं हो उसमें। तो इसी तरीके से आप ये देखिए कि ये जो हैं स्पेशलिटी पैकेज किन के लिए हैं, वो हैं जो FMCG कंपनीज के लिए, और ये ट्यूब्स बनाते हैं, प्लास्टिक की ट्यूब्स, जैसे अपन पेस्ट की आती है या क्रीम की ट्यूब्स आती है ना, उस तरीके ट्यूब्स ये बनाते हैं। तो उसमें ये एक्सपर्ट हैं। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं FMCG या फार्मा टाइप की कंपनीज की ट्यूबिंग में, ठीक है। और कोई पैकेजिंग नहीं बनाते, ट्यूबिंग में एक्सपर्ट है ये। तो ये क्या है,
इनका जो प्रोडक्ट है उसको एक लाइन में बोले तो मल्टी लेयर प्लास्टिक लेमिनेटेड ट्यूब है। तो मल्टी लेयर प्लास्टिक लेमिनेटेड और ट्यूब, तो ट्यूब तो आप समझ गए, लेमिनेटेड मल्टी लेयर प्लास्टिक का मतलब क्या, ये कि वो प्लास्टिक से बनी हुई होती है। और थोड़ा बहुत कई बार कैसी जगह जो होती है ना, वो इनमें एल्यूमिनियम की फॉइल भी होती है, जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको उस चीज़ को जो अंदर पैकेज्ड है उसको ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा ताज़ा रखना होता है, तो वहाँ पर कई बार ये एल्यूमिनियम की फॉइल भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी एल्यूमिनियम की फॉइल इनका काफ़ी कम, मतलब किसी किसी जगह ही इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टी लेयर का मतलब क्या हुआ, ऊपर की लेयर जो होती है किसी भी ट्यूब की, उसमें एक ख़ास बात ये होती है कि वो जो है ना प्रिंटिंग के लिए जो हो साजगार हो, यानी प्रिंटिंग उसके ऊपर हो, तो वो बहुत, उसका जो मेन उद्देश्य है वो है बढ़िया प्रिंटिंग उस लेयर के ऊपर हो सके। और जो बीच वाली लेयर होती है वो क्या करती है, वो अंदर वाली लेयर और बीच वाली लेयर के बीच में एयर ट्रैप करके रखती है। ठीक है, जैसे थर्मस में होता है, 2 लेयर होती है थर्मस में भी, तो उन दोनों के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। तो उसी तरीके से जब एयर ट्रैप हो जाती है तो वो जो पैकेजिंग है वो कंटेमिनेशन से ज़्यादा सुरक्षित रहती है। फिर तीसरी वाली जो चीज़ होती है वो अंदर की पैकेजिंग, अंदर की लेयर होती है। वो जो अंदर की लेयर होती है वो क्या होता है, उससे एक्चुअली वो जेल या वो ट्यूब या वो पेस्ट टच में आता है, तो वो जो होता है उसका अपना स्पेशल महत्व होता है ना। वो ख़राब जल्दी नहीं करे चीज़ को, इनर्ट हो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उस जो पर्टिकुलर चीज़ उसको फ्रेश रख सके। तो ये जनरली 3 लेयर्स होती हैं। तो उसको क्या करते हैं, बॉन्डिंग कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो जहाँ जोड़ देते हैं उस चीज़ को, शीट वाइज शीट जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं लेमिनेशन। ठीक है, प्लास्टिक का लेमिनेशन कराते हैं ना कई बार अपन फोटोस्टेट वाले के जाके, तो वैसा लेमिनेशन हो गया। अब शीट आपकी बन गई। अब ये शीट बना के क्या करते हैं, उसको फैक्ट्रीज़ में जहाँ जिनकी डिफरेंट फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ भेज देते हैं, और वहाँ पर उस शीट को फोल्ड करके ट्यूब का रूप दे देते हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और पीछे से सील कर देते हैं। तो ये बेसिकली इनका काम करने का तरीका है। अब बात करते हैं कि ये किस किस एरिया में काम करते हैं। तो देखिए, इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है ना, वो ओरल केयर से, यानी कि जो पेस्ट वगैरह जो होता है ना, वो वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, और वो 51% रेवेन्यू आता है। जो दूसरा सेगमेंट है वो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, जो क्रीम वगैरह जो आती हैं अपनी, वो तो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स सेगमेंट से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 37% आता है। फार्मा से जो इनका रेवेन्यू आता है, जैसे ट्यूब होती है आइज़ के लिए, तो वो, तो वहाँ पर ये जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 10% आता है, और बाकी जो इंडस्ट्रियल और होम टाइप के जो इनके सेगमेंट्स हैं वहाँ से 3% आता है। टोटल विश्व में इनकी 21 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनमें से 9 जो है अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया, मतलब 9 फैक्ट्रीज इन एरियाज़ में है। इसके बाद जो 6 फैक्ट्रीज़ हैं वो ईस्ट एशिया पैसिफिक में है, और 4 फैक्ट्रीज़ इनकी अमेरिका में है, और 2 फैक्ट्रीज़ जो ने इनकी यूरोप में है। और इनकी जो शीट्स जहाँ बनाते हैं, जैसे मैंने कहा ना, शीट्स बनाते हैं पहले और उसको फिर ट्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो जो शीट्स जो होती है वो इंडिया और चाइना में जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से बनती है, और वहाँ से ये अपनी डिफरेंट लोकेशंस जहाँ जहाँ इनके फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ भेज देते हैं, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ से वो चीज़ जो है ना, वहाँ से ट्यूब बनती है, उसके ऊपर कैप लगाया जाता है, प्रिंटिंग होती है, और वो प्रिंटिंग जो है, प्रिंट मतलब वो ट्यूब के ऊपर प्रिंटिंग होती है और फिर वो कस्टमर को भेज दी जाती है। तो ये बेसिकली इनका काम करने का तरीका है। और अब तक आप समझ गए होंगे ये वर्ल्ड वाइड, ये इनका ये इतने सारी फैक्ट्रीज वर्ल्ड वाइड क्यों, क्योंकि ये जो है कस्टमर के नज़दीक रहना चाहते हैं। जितने कस्टमर के नज़दीक रहेंगे उतना ही कस्टमर के बारे में ये जानेंगे। दूसरी बात, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट और टर्न अराउंड टाइम जो होता है, जैसे उसका ऑर्डर आया तो उतना ही आप उसको उतना जल्दी एक तो उसको भेज सको। दूसरी बात जो है फ्रेट की जो होती है ना, भाड़े की, वो भाड़े की कॉस्ट जो होती है ना, वो एक्चुअली वो उनको कम पड़ती है। अब बात करते हैं कि ये इनके क्लाइंट्स कौन कौन हैं। तो देखिए, क्लाइंट्स जो इनके सारे हैं ना, मल्टीनेशनल शानदार वाले क्लाइंट्स हैं। आप तो मल्टीनेशनल एफएमसीजी में या आप ओरल केयर में या ब्यूटी केयर में कोई नाम लीजिए और वो आपको मतलब वो इनका क्लाइंट आपको मिलेगा। तो क्लाइंट्स की बात करूँ तो कोलगेट है, HUL है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है,
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, लोरियाल है, फिर एमवे है, और इंडिया में पतंजलि है, डाबर है, सिप्ला, ऐसे बहुत सारे इनके क्लाइंट्स हैं। और ये क्या करते हैं, क्लाइंट से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो लगभग 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट में अभी इन्होंने ये भी कर दिया, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है जैसे मैंने बताया वो प्लास्टिक है, ठीक है, लेमिनेटेड प्लास्टिक शीट्स, और वो क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव। तो जो क्रूड ऑयल जो होता है वो फ्लक्चुएटेड, या वो उसका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है प्राइसेस लगातार फ्लक्चुएट होती है। ऐसे ही जो उनका दूसरा एक मटेरियल है वो एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम की जो कॉस्ट है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिनसे करते हैं उनसे ये कह रखा है कि भाई देखिए, जैसे जैसे अगर रॉ मटेरियल की कीमत, आपने हमारे से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो 3 या 4 महीने तक तो हम आपसे कोई एक्सेस प्राइस चार्ज करेंगे नहीं, लेकिन या 3 या 4 महीने से ज़्यादा तक अगर वो सस्टेन रह गई तो हम आपके ऊपर, मतलब जितना बढ़ा उतना हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने डालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कर दिया कि रिसेंटली कि जो भाड़ा है ना, अगर भाड़ा बढ़ गया, ठीक है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तो जो वहाँ पर जो सी का ट्रैवल करने का जो रूट था वो लंबा हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब भाड़े की कॉस्ट बढ़ गई तो इन्होंने ये कहा, कॉन्ट्रैक्ट में ये भी डालना अब रिसेंटली शुरू कर दिया है कि भाई अगर मेरे भाड़ा बढ़ेगा ना मेरा, तो मैं उस बढ़े हुए भाड़े पर ही आपको दूंगा। तो ऐसे इन्होंने रॉ मटेरियल का और भाड़े का और कुछ और अन्य चीज़ों का जो जिनकी कॉस्ट बढ़ी हुई कॉस्टिंग जो है ना वो पास थ्रू कर दी। पास थ्रू का मतलब जो है, जो इनका क्लाइंट है, जो जैसे डाबर हुआ या HUL हुआ या कॉलगेट हुआ, उनको कह दिया भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो इसमें प्राइस एस्केलेशन का क्लॉज मैंने डाल दिया। अब मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है तो उससे ये वैसे ही एक्स्ट्रा चार्ज करके चलते, क्योंकि प्रोडक्ट जैसे उसने कोई ऑर्डर दिया तो उस बैच को कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगता है, तो ये पहले से ही वो 3 महीने 4 महीने जो भी इनको टाइम लगे या 2 महीने टाइम लगे, तो उसके लिए जो प्राइस एस्केलेशन है ना वो पहले से हायर रख के चलते, ठीक है। तो ये बात, अब इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है कि भाई ये अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरह से डील करते हैं। तो वो क्लाइंट्स के जितने नज़दीक हो सके ना उतने नज़दीक रहने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ मिलकर ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है ना वो अपना प्रोडक्ट और प्रोसेस डेवलपमेंट करते हैं और नए नए इनोवेशन ये करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना R&D पर, ये जितनी भी इस तरह की कंपनीज़ है ना जो अच्छे क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिनका क्लाइंट जो होता है ना वो सॉलिड वाला क्लाइंट होता है, तो वहाँ पर कंपनीज़ जो उनकी सप्लायर कंपनीज़ होती है ना वो क्लाइंट के साथ मिलकर एक इस तरह का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें दोनों को, यानी क्लाइंट को और सप्लायर को विन विन सिचुएशन हो। तो ये R&D में भी काफ़ी स्पेंड करते हैं, काफ़ी सारे पेटेंट्स इनके जो है ना अभी पेंडिंग है, और ये पेटेंट वो ट्यूब्स के, खाली ट्यूब्स के, तो वो पेटेंट्स जो है ना ये काफ़ी सारे इनको मिल भी चुके हैं। फिर क्या है, ये जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है सस्टेनेबल पैकेजिंग का। सस्टेनेबल पैकेजिंग का मतलब ये प्लास्टिक की जो पैकेजिंग बनाते हैं वो तो गलती है नहीं, तो वो एक तरीके से प्लास्टिक का ढेर या प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट करती है। तो लोग जो थोड़े से एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर हैं वो ये कहते हैं भाई हमारे पास ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए जो गल सके, तो वो पैकेजिंग भी ये बना के कंपनीज़ को दे रहे, क्योंकि कंपनीज़ जो जैसे पेस्ट वगैरह है, ये जो क्लाइंट कंपनीज़ है ना इनके पास ग्राहकों की ये प्रेशर है, इनके ऊपर ग्राहकों का एक प्रेशर है कि हमें सस्टेनेबल पैकेजिंग बना के दीजिए। तो एक इनका जो फोकस है वो इस तरफ भी है। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो पहली बात है इनका प्रमोटर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो जो बहुत ही बड़ा विशाल जो है प्राइवेट इक्विटी और पैसे वाली फर्म है ये ब्लैकस्टोन, और पूरे देश में इनका नेटवर्क है, पूरे विश्व में इनका नेटवर्क है। और नेटवर्क इन द सेंस कि यही नहीं कि इनकी प्रेजेंस है, लेकिन कंपनीज से रिलेटेड इनकी जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो प्रमोटर। फिर उसके बाद ग्लोबल इनकी जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल है, पूरे विश्व में इनके, जैसे मैंने बताया कि पूरे विश्व में इनके प्लांट है, और ये 800 करोड़ ट्यूब
एक साल में बनाते हैं और विश्व की इस तरह की ट्यूब बनाने वाले सबसे बड़ी कंपनी है। वाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है, लगातार इनोवेट करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो ये इनकी कुछ स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है वो मैंने बताया आपको कि रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन जो है ना वो एक वीकनेस है। दूसरी बात जो है, ये जो कंपटीशन आता है इनका वो आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का। बड़ा जो क्लाइंट है ना वो तो इनको मिल जाता है, लेकिन जो बाकी जितने भी क्लाइंट्स हैं ना वो एक्चुअली क्या है, कॉस्टिंग के चक्कर में और कई अन्य कारणों से भी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसमें बैरियर टू एंट्री है ना वो बहुत लो है। ये इस तरह की चीज़ है जैसे आप बाज़ार में अगर आपने कभी देखा हो तो ये जो कागज़ के लिफाफे बनाते हैं है ना, कागज़ की थैलियाँ जो बनाते हैं, तो उस तरह के काम है ये। तो बहुत ज़्यादा बैरियर टू, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी काम नहीं है ये, क्योंकि सारे विश्व में इनके ऑपरेशन, सारे विश्व में इनके फैक्ट्रीज़ हैं। तो इनको जो फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन है ना वो झेलना पड़ता है, और उनको काफ़ी बार जो है ना फॉरेन एक्सचेंज में लॉसेज हुए हैं। फॉरेन एक्सचेंज की हेजिंग जब ये करते हैं वहाँ पर इनको लॉसेज हुए हैं। अब फाइनेंशियल्स की बात करें तो 7800 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं मतलब रीजनेबल आरओई है, 16% का। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पर 34 रुपये का कर्जा है, लेकिन वो कोई ख़ास बात इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग में है, दूसरी बात इनका प्रमोटर है ना उसके पास इतने पैसे हैं कि कभी ये कंपनी कम से कम फाइनेंशियल स्ट्रेस में आके तो नहीं डूबेगी। फिर प्राइस टू अर्निंग भी ठीक है, 22 का है। सेल्स जो है चाहे आप पिछले साल में देख लें या 3 साल में देख लें, 5 साल में देख लें, 10 साल में देख लें, सेल्स बिल्कुल फ्लैट है। और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से जो नेचुरल ग्रोथ एफएमसीजी में होती है उसी तरह की ग्रोथ इनको मिल रही है। फिर प्रॉफिट इनका 19%, प्रॉफिट जो है अभी पिछले 3 साल में 19% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 51% है, एफआईआई के पास 17% है, डीआईआई के पास 11% है और पब्लिक के पास 21% है। अब बात ये है कि असली ट्रिगर इस कंपनी में है ना वो ये है कि देखिए ये जो कंपनी है ना ये ब्लैकस्टोन इसका प्रमोटर हो गया है। अब ब्लैकस्टोन जो है ना स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर नहीं है, मतलब कंपनी को रन करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ये तो देर सवेर वैसे इनका टाइम हो गया है, 5 से 6 साल का टाइम होता है, और उन्होंने 2019 में स्टेक खरीदा था, 2025 हो गया, तो 6 साल तो करीब करीब इनको होने आए। तो अब आप ये समझ लीजिए विद इन 1 और 2 ईयर्स जो है ना ये किसी स्ट्रेटेजिक पार्टनर को जो इसका स्टेक लेने को तैयार हो ऐसा पार्टनर ढूंढेंगे और इसको स्टेक सेल करेंगे। एकमात्र ट्रिगर इस कंपनी का यही है, क्योंकि इस कंपनी की सेल नहीं बढ़ रही। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी कई सेक्टर, कई जो इनके जैसे ओरल केयर है उसमें वर्ल्ड में मार्केट लीडर है उस ट्यूबिंग में, ट्यूब वाले सेगमेंट में। फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कंपनी की सेल नहीं बढ़ रही, और यही कारण है इस शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के इस बारे में कोई निर्णय करें। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।